नमस्कार, आप सभी का इस अंक में बहुत बहुत स्वागत है। 22 नवंबर 2025 को रात में 1 बजे एक कमेंट आया और वो कमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण था। कमेंट करने वाले थे धनंजय दास, जिसमें कहा गया था कि सर प्लीज एक्सप्लेन 12A NCTE अमेंडमेंट एक्ट 2011, अर्थात NCTE एक्ट में 2011 में जो अमेंडमेंट हुआ था उसके बारे में ये पूछ रहे हैं और एक्सप्लेन करने को कह रहे हैं। यह एक महत्वपूर्ण सवाल था। इससे पहले मैंने भी इस अमेंडमेंट को नहीं पढ़ा था। पहली बार जब मुझसे यह पूछा गया तब जाकर मैंने इस अमेंडमेंट एक्ट को और इस सेक्शन को पढ़ा। इस कमेंट में बहुत ही सटीक बात पूछी गई थी। आज इस अंक में हम लोग इसी पर कुछ चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि NCTE एक्ट में 2011 में एक महत्वपूर्ण संशोधन हुआ था, जिसके तहत सेक्शन 12A को जोड़ा गया था। यह संशोधन मुख्यतः RTE एक्ट 2009 की धारा 23 को प्रभावी बनाने के लिए किया गया था, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी शिक्षकों को न्यूनतम योग्यता हासिल हो सके। यह मुख्यतः टेट से संबंधित था। आज भी हमारे यहाँ कानून की भाषा इतना क्लिष्ट है कि आम आदमी को इसे समझना बहुत ही मुश्किल है। पता नहीं कब तक इन कानूनों को सरल भाषा में लिखा जाएगा। आजादी के इतने सालों बाद भी आज कानून की भाषा वही है जो अंग्रेजों के जमाने में हुआ करती थी। पता नहीं यह परंपरा कब खत्म होगी, कानून कब सरल भाषा में उपलब्ध होगा जिसे हर व्यक्ति आसानी से समझ सके। बहरहाल इस संशोधन में जो धारा 12A जोड़ा गया है उसे मैं आपके सामने स्क्रीन पर रखता हूँ, हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी। पावर ऑफ काउंसिल टू डिटरमाइन मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन ऑफ स्कूल टीचर्स। For the purpose of maintaining standards of education in school, the council may by regulation determine the qualifications of persons for being recruited as teachers in any pre-primary, primary, upper primary, secondary, senior secondary or intermediate schools or college by whatever name called, established, run, added or recognized by the central government or state government और लोकल और अदर अथॉरिटी। अब इसका हम प्रोवाइजो नंबर 1 पढ़ते हैं। प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सेक्शन shall adversely affect the continuance of any person recruited in any pre-primary, primary, upper primary, secondary, senior secondary or intermediate schools or colleges under any rule, regulations or order made by the central government, a state government, a local or other authority. Immediately before the commencement of the National Council for Teachers Education Amendment Act 2011, solely on the ground of non-fulfillment of such qualifications as may be specified by the council. यहाँ तक तो समझ आता है। आप लोगों को भी यह बात समझ में आ गई होगी कि जो टीचर इन सर्विस हैं, कंटिन्यूएंस में है, उनके ऊपर कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं होगा। अब हम पढ़ते हैं प्रोवाइजो नंबर 2। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द मिनिमम क्वालिफिकेशंस ऑफ अ टीचर रेफर्ड टू इन द फर्स्ट प्रोवाइजो शैल बी एक्वायर्ड विद इन द पीरियड ऑफ specified in this act or under the Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2009, अर्थात RTE Act 2009। अब यह प्रोवाइजो जो है वो शिक्षकों को कौन सी मिनिमम क्वालिफिकेशन लेने की बात कर रहा है जिसे विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड लेना चाहिए। आप लोगों के समक्ष मैं ये दोनों प्रति रखता हूँ, हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी। आप लोग भी इसे समझिए और कमेंट में इसका जवाब दीजिए कि आखिर यह धारा 12A क्या कहता है, 12A का प्रोवाइजो 1 क्या कहता है, और यदि हम उसे प्रोवाइजो 2 के साथ यदि मिलाकर हम पढ़ते हैं तो उसका अर्थ क्या निकलता है। इसके अलावा क्या यदि यह सही है तो NCTE का जो नोटिफिकेशन 25 अगस्त 2010 को आया था वो क्या था,
आखिर एनसीटीई का 2010 का जो नोटिफिकेशन है और 2011 का एनसीटीई एक्ट का अमेंडमेंट है, ये दोनों में क्या संबंध है, क्या समानता है और क्या कंट्राडिक्शन है? क्या यही कारण है कि एनसीटीई सुप्रीम कोर्ट में भागती फिर रही है? क्या यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट में एनसीटीई अपना हलफनामा या जवाब देने में कतरा रही है? इसे तो बाद में सुलझाएंगे। सबसे पहले तो आप लोग इसे समझिए, पढ़िए, बार बार पढ़िए और कमेंट में मुझे बताइए। फिर हम लोग इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। दोनों को अर्थात 12A का अमेंडमेंट को और 25 अगस्त 2010 का जो नोटिफिकेशन है एनसीटीई का, दोनों को मिलाकर चर्चा करेंगे। आखिर इतना कंफ्यूजन क्यों है? यह कानून अपने आप में इतना अंतर्विरोधी क्यों है? तो आप सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि इसे आप समझने का प्रयास करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसके बाद इस पर विस्तार से हम लोग चर्चा कर सकते हैं। चर्चा से ही समाधान निकलता है। ना हम ज्ञानी ना आप ज्ञानी, ज्ञानी तो बस केवल ऊपर वाला है। हम लोग सभी विद्यार्थी हैं और अपने अपने कामों से, अपने अपने अध्ययन से रोज कुछ ना कुछ सीखते हैं। मैं भी आज पहली बार कमेंट मिलने के बाद एनसीटीई एक्ट का ये अमेंडमेंट पढ़ रहा हूँ, समझ रहा हूँ। आप लोगों का कमेंट और राय पढ़ने के बाद फिर मैं इस पर एक विस्तार से वीडियो बनाऊंगा। तब तक आप इसे समझने का प्रयास कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है और अपनी राय अवश्य लिखिएगा। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।